Come on, dear students of class 10. I am going to continue chapter 2. In previous session, we already discussed the role of judiciary. In that session, we also discussed that an independent judiciary is organized in our country so that our federalism will be succeed. Now I am going to take some other points in this discussion. This is how is federalism practiced in our country. Regarding this, I want to say you that only constitutional provision is not the responsible facts that federalism will succeed in our country, but there are some other facts also which are the key features of our federalism, and these are the culture of फेडरलिस्टिक कल्चर ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कुछ ऐसे उथल पुथल के दौर चले जिसको लेकर के हमारे देश के नेता या संविधान को बनाने वाले, सरकार को चलाने वाले लोग बहुत ही इस बात के लिए चिंतित थे कि भारत सफलतापूर्वक डेमोक्रेटिक व्यवस्था को और फेडरलिज्म को चला पाएगा या नहीं. तो इसका रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश जिसने डेमोक्रेटिक व्यवस्था अपनाया या फेडरलिस्टिक व्यवस्था को अपनाया वो बहुत हद तक सफल नहीं हुआ. जैसे इसका एक जस्ट उदाहरण आप अपने एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ले लीजिए. पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी सफलतापूर्वक नहीं चल पाया है. चुनी हुई सरकारें तो वहाँ आती ही नहीं है, और आती हैं तो वो एक कठपुतली सरकार होती है जिसके पास कोई पावर नहीं होता है और बराबर वहाँ तख्ता पलट कर दिया जाता है. इस तरह के कोई भी हालात हमारे देश में पैदा नहीं हुए हैं अभी तक. इसका कारण रहा कि हमारे देश के नॉर्म्स में, यहाँ के ब्लड में फेडरलिज्म व्यवस्था रच बस गया था. इस पर आइए सबसे पहले हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स. आप जब स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्रता के बाद किया गया तो 1947 से 2006 तक जब आप डिफरेंट स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि 1947 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसमें बहुत सारे बदलाव 2006 तक आ गए थे. इसका कारण था कि बहुत सारे पॉलिसीज अपनाए गए राज्यों के पुनर्गठन पर, जिसमें से एक पॉलिसी था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए. इसमें पहले के दौर में कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया कि लैंग्वेज के आधार पर अगर राज्य का पुनर्गठन करते हैं तो ये देश के भविष्य के लिए सही नहीं होगा. लेकिन बाद में जब इसके रिजल्ट आए तो हमने पॉजिटिव रिजल्ट पाया और सफलतापूर्वक हमने राज्यों के आधार पर भाषाओं के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया. जैसे तमिल भाषा बोलने वाले लोग तमिलनाडु बनाया गया, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग पंजाब बनाया गया, आपको कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग कर्नाटक बनाया गया, मलयालम बोलने वाले लोग केरल बनाया गया. तो इस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी का बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने पुनर्गठन में अपनाया. तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने. नाउ कम्स ऑन लैंग्वेज पॉलिसी. तो जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया, लेकिन भारत के प्रत्येक राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती थी. लगभग 40% लोग यहाँ हिंदी बोलने वाले थे, 60% लोग थे जो दूसरी भाषाओं को बोलते थे. तो यहाँ पे एक समस्या आई कि हिंदी भाषा को पूरे देश में थोप दें तो फिर इसका विरोध भी हुआ, ये सही नहीं है. इसके लिए एक पॉलिसी संविधान निर्माताओं ने या बाद में जो आपको देश को चलाने वाले नेता हुए उन लोगों ने अपनाया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करने के बाद 21 रीजनल लैंग्वेज को भी मान्यता दी गई कि ये जो रीजनल लैंग्वेज हैं ये भी हिंदी के ही तरह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम में लाए जा सकते हैं. और कोई भी स्टेट हिंदी के अलावा अपने किसी रीजनल लैंग्वेज को जिसको संविधान स्वीकारती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपना सकता है. और इस तरह से
लैंग्वेज पॉलिसी को अपने देश में लागू किया गया। 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाने का प्रयास हुआ, जिसका पूरे देश में, खास करके साउथ इंडिया में, आप इसमें तमिलनाडु को पार्टिकुलरली समझिए कि तमिलनाडु ने इसका पुरजोर विरोध किया। तमिलनाडु के लोगों का कहना था कि इंग्लिश को हटाने का मतलब है कि ये हिंदी को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। और तब नेताओं ने, जो पॉलिटिक्स में बिगन्स थे, उन लोगों ने निर्णय लिया कि ठीक है, इंग्लिश को पूर्ण रूप से बैन नहीं किया जाए, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भारत में अभी रहने दिया जाए। और फिर वो अभी रहने दिया गया, जिसको अभी भी वर्तमान में आप देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट के किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्धारित जॉब्स हैं उसको पाने के लिए आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो आप रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को अपने परीक्षा के माध्यम के रूप में चुन सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता होगी। तो लैंग्वेज पॉलिसी इस तरह से हमारे लिए एक फ़ायदे का चीज़ रहा, जिसके तहत हमने देश को सुदृढ़ बनाने में हम लोग आगे बढ़े और सफलतापूर्वक हमने फेडरलिज्म को इसमें और भी स्ट्रेंथन किया। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, particularly in our country where we have organized a holding together federation। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में बहुत समय तक आज़ादी के बाद एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का शासन सेंटर में भी रहा और स्टेट में भी रहा, वो कांग्रेस पार्टी का। तो उस समय में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, और कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस के पास और स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह भी चाहती थी देश को और राज्य के ऊपर शासन कर रही थी, उसमें कोई विभेद नहीं था। इसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ा राज्यों को कि राज्य को जो पावर्स मिलने चाहिए वो पावर उसको दिए नहीं गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सेम पॉलिटिकल पार्टी थी, तो वो मनमाने तरीके से अपने पावर को कंज्यूम कर रही थी। लेकिन 1990 के बाद एक दौर आया भारत के पॉलिटिक्स में, जब सेंटर में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो वहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया गया। और कॉलिशन गवर्नमेंट के तहत अब सेंटर स्टेट का जो रिलेशन था वो और भी मजबूत होता चला गया। दैट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स अलॉट किए गए थे संविधान के तहत, उसका कंजम्पशन और भी बेहतरीन तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कर पाई। बाद के समय में स्टेट गवर्नमेंट में भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का दौर आया, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का शासन स्थापित हुआ, और ये जो सेंटर स्टेट का रिलेशन था वो आपको और भी गहरा होता गया। और दरअसल में प्रैक्टिकल तौर पर जो संविधान व्यवस्था करती थी उसका इम्प्लीमेंटेशन 90 के बाद हम सही अर्थों में देख पाए हैं, जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता पर जो एकाधिकार था, वो मोनोपोली था, वो समाप्त हुआ। चलिए, हम इस संदर्भ में कुछ चर्चा और करना चाहते थे, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है, यहीं पर हम इसको रोकें। ओके।